हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और अन्य परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का करंट अफेयर्स का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने पिछले हफ्ते का रिवीजन नहीं किया है तो संडे को मैंने वो पूरे वीक का करंट अफेयर्स का क्विज का वीडियो भी डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 11 को कवर करेंगे। पहला सेक्शन है हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में 9 रस माने जाते हैं। सभी के मैं स्थायी भाव भी आपको बता चुका हूं। मैं फिर से एक बार रिवाइज आपको जल्दी से करा देता हूं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अद्भुत रस का विस्मय। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह। हास्य रस का हास्य। भयानक रस का भय। विभत्स रस का घृणा या निंदा। और शांत रस का निर्वेद। शांत का याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग है निर्वेद, और ये पूछता भी रहता है। तो ये टोटल 9 रस के स्थायी भाव मैंने आपको बता दिए। स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? तो जितने आपके रस हैं उतनी ही है, 9। देखिए, अलग अलग जगह आपको अलग अलग दिखेगा। भरत मुनि जिनकी नाट्यशास्त्र बुक है उसमें 8 रस का जिक्र हमें मिलता है। उसके बाद अभिनव गुप्त की एक किताब में हमें 9वें रस का जिक्र भी देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें हम विश्वनाथ की, तो विश्वनाथ जी मानते हैं कि वात्सल्य रस भी एक रस है, और रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में भक्ति को भी एक रस के रूप में मानने के हमें साक्ष्य दिए हैं। तो टोटल वैसे 11 रस बात की जाती है, लेकिन 9 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काव्य में 9 ही रस आपके ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पी एन पांडे सर की किताब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखते हैं। वह अगले वर्ष आएगा, इसमें कौन सा कारक है? तो वह अगले वर्ष आएगा, जहां पर देखिए संबंध तुलना इस तरह का होगा तो वहां पर अधिकरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आपको संबंध, लेकिन यहां पर अधिकरण कारक है। ये लोअर पीसीएस का प्रश्न है। इसका एक प्रश्न और पूछता रहता है, जैसे सवार घोड़े से गिरा। सवार घोड़े से गिरा है, उसमें आपका अपादान कारक आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको पृथक्करण का भाव देखने के लिए मिलता है। अपादान कारक का एक और एग्जांपल है, जैसे बिल्ली छत से कूदी, वृक्ष से पत्ता गिरा। ये कुछ मैंने आपको पहले भी बताए थे। इसमें आपका अधिकरण कारक है ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो ठीक ठीक न्याय हो जाने का अर्थ होता है दूध का दूध और पानी का पानी करना। बात करें जो पहला है, इसमें तेल देखो तेल की धार देखो, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आया हुआ है। इसका अर्थ होता है कि परिस्थिति को भांपना, मतलब एकदम तुरंत निर्णय ना लेना। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, झारखंड पीसीएस का प्रश्न है ये, कि अभी तुरंत कोई निर्णय लेना संभव नहीं है। पार्टी हाईकमान तेल देखो तेल की धार देखो की तर्ज पर पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है। यानी जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, लगातार देखते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो तेल देखो तेल की धार देखो का मतलब ये है। इसके अलावा जो इसमें तू डाल डाल में पात पात है, इसका मतलब क्या होता है कि चालाकी में किसी को मात देना या किसी के दाव या चाल को अच्छी तरह से समझना। अगला देखते हैं। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। तो वचन से फिरना मतलब थूक कर चाटना, अपनी बात से ही पलट जाना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आ जाती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने। इन दोनों में देखिए केवल और यही, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों समानार्थक ही शब्द हैं। इन दोनों में केवल या इन दोनों में यही अंतर है। तो यहां पर सातवां जो है इसमें सी आपका सही होगा, ये आपका गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो साफ दिख रहा है आपको, केतली जो शब्द है ये स्त्रीलिंग के रूप में यूज होता है। अगला देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से मानी गई है। शॉर्ट्स यानी देखिए क्या है, जो शॉर्ट्स यानी का आपका महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, जो हमारे यहाँ 16 महाजनपद हैं उसमें से एक शॉर्ट्स हुआ करता था, जो आपका मथुरा, इसकी राजधानी भी मथुरा थी। तो मथुरा के आसपास का जो एरिया था ये आपका खड़ी बोली के लिए विख्यात है, आपको पता होगा। और थोड़ा सा यहाँ ब्रज भाषा भी बोली जाती है। तो ये जो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है वो इसी से मानी गई है। बाकी अगर मैं कुछ और आपको बताऊं, अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें, जो पूर्वी हिंदी बोली जाती है वो आपका अर्ध मगधी अपभ्रंश से निकली है। अगर हम बात करें
राजस्थानी बोली की, तो राजस्थानी भी थोड़ा थोड़ा आपका शौर सैनी से ही निकली है। बात करें अगर पहाड़ी की, तो पहाड़ी जो बोली निकली है वो खस, ठीक है, खस अपभ्रंश से निकली है। और बिहारी जो बोली है वो मगधी या मागधी, इस अपभ्रंश से निकली है। तो इसको आप याद रखिएगा, खस अपभ्रंश जो है ये पहाड़ी भाषा का एक तरह से इसकी उत्पत्ति यहां से हुई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस तो है ही, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है। भक्तमाल देखिए इनकी नहीं है, भक्तमाल जो रचना है वो नाभा दास जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाभा दास जी की एक रचना और पूछता रहता है, अष्टयाम, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, अष्टयाम। आगे चलते हैं। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल है, बहुत दौड़ धूप करना। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो देखिए, वह दूर से, बहुत दूर से, तो जो बहुत दूर के बाद इन्होंने कॉमा लगाया है ये यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपका अल्प विराम इसको बोला जाएगा, ये यहां पर सिर्फ ऐसे होगा, वह दूर से, बहुत दूर से, और कॉमा यहां पर नहीं आएगा, तो ये वाला आपका गलत है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यह भी रिपीटेड प्रश्न है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो यह संभाव्य भूतकाल का एक उदाहरण है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, यह मैंने आपको पहले भी कवर करा दिया है, इंद्रियातीत। और जिसका ज्ञान इंद्रियों को भी ना हो सके उसको क्या बोला जाता है? उसके लिए एक शब्द होता है अगोचर, ठीक है। इंद्र को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? इंद्रजीत, ठीक है। आपको ऑप्शन में जरूर देगा जब आपसे पूछेगा कि जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, तो देखिए वो इंद्रजीत नहीं होता, ठीक है। इसका इंद्रजीत कौन होता है? जिसने इंद्र को जीत लिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र का अभद्र ठीक है, भय का साहस ठीक है, मूल का ज्ञानी ठीक है, मान्य का ध्यान नहीं होता, अमान्य होता है। तो सी डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो माथे का पर्यायवाची क्या? ललाट, ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही होगा। आगे चलते हैं। 18वां, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई है, इस वाक्य में अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो ये संबंध बोधक का उदाहरण है, ऑप्शन सी। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? सिंपल है, प्रति प्लस अंग, जहां पूर्व पद आपका अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसके अगर कुछ और एग्जांपल मैं आपको दूं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आमरण, ठीक है, आमरण, आप आमरण अनशन करते हैं, आमरण मतलब मरने तक अनशन करना। प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा विधि, प्रत्यक्ष, यथार्थ, ठीक है, बारंबार, भरपेट, भरपेट बहुत पूछा जाता है, ठीक है, उसने भरपेट भोजन किया, तो भरपेट में भी आपका अव्ययी भाव समास है। एक आपका मंद मंद, ठीक है, मंद मंद में भी आपका अव्ययी भाव समास है। रातों रात, ठीक है, रातों रात, इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास है। देखिए, रात दिन में द्वंद्व समास है, रातों रात में अव्ययी भाव समास है। तो मंद मंद, मंद मंद और रातों रात जरूर याद रखिएगा। लग रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा द्वंद्व समास जैसा, लेकिन इसमें अव्ययी भाव समास होता है। आगे चलते हैं। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो प्लस अन आपका अयादि, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, अयादि संधि का उदाहरण है, मैंने बताया था, अय, आय, अव, आव। अगर आपको बीच में से ऐसा साउंड दिखने लग जाए तो समझ लीजिए इसमें अयादि संधि होगी, इसको पहचानना बहुत आसान है। तो ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। पो प्लस अन मिलकर क्या बनेगा? पवन बनेगा। न प्लस अन क्या बनेगा? नयन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये इस तरीके से पूरे शब्द बनते हैं। अगर देखिए पो की जगह पौ हो, ये भी मैं आपको बता देता हूं, पौ प्लस अन हो तो आपको आव की ध्वनि मिलेगी, यानी यहां पौ प्लस अन बनेगा पावन, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। भवन का क्या बनेगा? भे प्लस अन, ये बनेगा भवन, ठीक है। तो ये कुछ और प्रश्न थे जो पूछता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य इसमें से कौन सा है?
तो ए जो है ये कंठ तालव्य है। बाकी अगर और देखें तो ई जो है ये तालव्य है, ई तालव्य। आ जो है ये कंठ है, कंठ है। और ओ जो है ये कंठोष्ठ है, यानी गला और होंठ, कंठोष्ठ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका कौन सा है? या, रा, ला, वा, ये चार आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ला इसमें अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन शा, श, सा, हा, ये चार आपके ऊष्म व्यंजन है। टोटल आपके वर्णमाला में देखेंगे तो 52 है। 11 आपके स्वर होते हैं। फिर का, चा, टा, ता, पा, ये पांचों वर्ग में 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर 4 होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन जो हमने अभी देखे। फिर 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन जो हमने अभी देखे। फिर होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छ, त्र, ज्ञ और श्र, श्रवण कुमार वाला, ये 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। फिर होते हैं 2 द्विगुण व्यंजन, णा और ढा, ये 2 आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसके अलावा फिर आते हैं आपके अनुस्वार, टोटल 2, अंगः और अंग, ये और ये 2 अनुस्वार। और इसके बाद आपका विसर्ग आहा, तो ये टोटल मिलकर 52 आपके बनते हैं। अंग या आहा एक ही है ये, माफ कीजिएगा, और आहा लास्ट में। तो ये 52 इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन होता है। संयुक्त व्यंजन याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन भी पूछ लेता है ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो श, त्र, ज्ञ और श्र। आगे चलते हैं, पैसेज देखते हैं, माफ कीजिए। तो 23वां देखते हैं। कई नई साहित्यिक आंदोलन चले, तो पहला ही देखिए इसमें गलत है, नई कुछ नहीं होता। कई नए साहित्यिक आंदोलन चले, नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला और नई नई प्रतिभाएं प्रकाश में आई हैं। तो इसमें देखिए पहले वाले पार्ट में गलती है। अगला देखते हैं 25वां। उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले, तो क्योंकि का कोई यहां पर मतलब नहीं है। उसने खूब परिश्रम किया इसलिए उसे अच्छे अंक मिले, तो इसमें ऑप्शन बी में यहां पर गलती है। अब देखते हैं पैसेज। शिक्षा आज दुविधा के अजब चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता चकाचौंध का है। मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ते हुए रहने को विवश करने पर उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्मत्व को आत्म तत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेयस्कर है। इस दौराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस होता है कि वह बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण सुखी है। यह अलग बात है ऊपर देखते हैं कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है। जरूरत विचार करने की है। यह सवाल है कि बाजार विचार करने का भी अवकाश देता है कि नहीं। लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? तो इसने आपने साफ देखा होगा, उसने कहा एक तो बाजार आधारित शिक्षा है और एक आत्म तत्व को यानी जो साधना का मार्ग है वो वाली शिक्षा है। तो यहां पर इसमें जो एक लाइन है कि आत्म तत्व को विवेक वाला जो है, तो यहां पर विवेक वाला जो ऑप्शन है ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है? पहली तरफ देखिए किस तरीके का है, जो डी वाला ऑप्शन है, बाजार की चकाचौंध है, सम्मोहन है और जो सपने आपको दिखाता है, धीरे धीरे आपस में फंसते चले जाते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? तो इसमें से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? बाजार लोगों को सुख शांति देता है, तो ये वाली व्यवस्था बाजार की नहीं है। 29वां गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि, तो बाजार को चुनते हैं क्योंकि यहां पर आकर्षण है, ये आपको सम्मोहित कर लेता है। गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है? तो गद्यांश के आधार पर
ये कहा जा सकता है कि भौतिकवादी जो सोच है वो लोगों पर हावी हो रही है। साधना मार्ग की लोग की तरफ लोग कम आकर्षित है, और जो पैसा कमाने वाली चीजें हैं, मार्केट बेस्ड चीजें हैं, भौतिक सुख संसाधन है, उसकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित है। अब मैं आपको रीजनिंग के आंसर बता देता हूं, आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। 31 का आंसर है ए। कोडिंग डिकोडिंग, ये जो आपका ये वाला प्रश्न है, इसका अर्थ ये है, एम का अर्थ ये हो। 32 इसका आंसर है सी, 233। 33 की अगर बात करें, 33 का आंसर है 147, ऑप्शन डी। 34 देखते हैं, 34 का आंसर है बी, हनी। 35 देखते हैं, इसका आंसर है 10। 36 देखते हैं, इसका आंसर है सी। 37 का आंसर है बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी। 38वां देखते हैं, ऑप्शन ए, भाई बहन। 39वां, ये आपको आकृति श्रृंखला को पूरा करना है, देख लीजिए, पॉज करके आप देख लिया कीजिए। 40 का जो 39वें का जो आंसर है वो है डी। 40वें का जो आंसर है वो है डी। 41वें का जो आंसर है वो है सी। 42 का जो आंसर है, कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, ए। 43 का आंसर है 1071। जिसमें आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 44 का आंसर है डी। प्रश्न आप देख लीजिए पहले आराम से, केवल एफ। और अंतिम प्रश्न है 45, इसका आंसर है ए, 12। तो पहला प्रश्न है, 1903 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो 1903 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। और देखिए यही वो सेशन था, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इलाहाबाद में हुआ था, जिसे वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं। यहीं पर सबसे पहली बार मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की परिकल्पना की गई थी। देखिए अभी पाकिस्तान टर्म अलग, वो क्वेश्चन अलग बनता है। अगर आपसे ये पूछे कि सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एक अलग देश की मुस्लिमों के लिए मांग की गई थी, तो वो यही वाला अधिवेशन था। इसमें इनका एक वक्तव्य बहुत फेमस है। ये कहते हैं अपने भाषण में कि जो उत्तर पश्चिम भारत है, यानी नॉर्थ वेस्ट है, पंजाब है, सिंध है और बलूचिस्तान है, इसको मिलाकर एक यूनिफाइड मुस्लिम स्टेट बनाना चाहिए, जो मुस्लिमों के लिए, या हम कह सकते हैं मुस्लिमों के वेलफेयर में एक अंतिम पड़ाव या डेस्टिनी होना चाहिए। इस तरीके का पूरा इनका ये भाषण होता है। तो यहां पर पहली बार मुस्लिम देशों, मुस्लिम लोगों के लिए या मुस्लिम धर्म के लिए एक अलग राज्य या अलग देश की परिकल्पना यहीं से उजागर होती है। बात करें अगर मुस्लिम लीग की, तो देखिए 1906 में मुस्लिम लोगों का एक डेलीगेशन या एक मुस्लिम समूह लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलता है, जो उस समय भारत के वायसरॉय होते हैं। 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल भारत में रहा है। तो इस दौरान ये इनसे जाकर मिलते हैं और इनसे ये कहते हैं कि आप हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक वर्ग का चुनाव करें। पृथक निर्वाचक वर्ग ये था कि जिन सीटों पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं वहां पर मुस्लिम ही केवल मुस्लिमों को चुने। मतलब जैसे अभी भारत में आप देखेंगे, हम अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी भी है तो हिंदू मुस्लिम चुनकर सब उसको इलेक्ट करते हैं, लेकिन उस समय इन्होंने ये कहा कि केवल मुस्लिम ही मुस्लिमों लोगों को चुनेंगे, यानी पृथक निर्वाचक वर्ग मुस्लिमों के लिए। और ये हमें क्यों दिया जाए, एक शब्द उन्होंने यूज किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस हमने ब्रिटिश एम्पायर को दी है, यानी जो मुस्लिम लोग हैं इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस ब्रिटिश साम्राज्य को दी है, इसलिए आप हमारा एक अलग गठन करें। तो इसीलिए रिलीजियस लाइंस पर धीरे धीरे डिवीजन देश में आने लगा था। तो फिर 1906 में 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहां पर? ढाका में। ठीक है, उस समय इसको डेक्का बोला जाता था बांग्लादेश में, DECCA, डेक्का। ठीक है, तो किस किसने की थी? आगा खान, जो इंपॉर्टेंट 4 लीडर थे शुरू में, आगा खान, नवाब सलीमुल्ला,
ठीक है, और मोहसिन उल मुल्क, और चौथे थे वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क। तो ये चार शुरू में लोग थे जिन्होंने 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना की थी। के बाद देखिए लोअर पीसीएस में से एक प्रश्न बना था 1906 में इसकी स्थापना के बाद इसका जो पहला सेशन होता है वो होता है 1907 में। ये सेशन कहां पर हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये हुआ था कराची में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में हुआ था 1907 में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी एडम जी पीर भॉय ने। ठीक है, एडम जी पीर भॉय, BHOY, इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही मुस्लिम लीग से संबंधित कुछ फैक्ट्स हो गए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछता रहता है। आगे चलते हैं। डैश काई की तरह के, जो काई वगैरह होती है जिसको ऑल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, ये प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी आपका काई या जो माइक्रो एल्गी है इसका अध्ययन कहलाता है। अब बात करते हैं और क्या है, डेंड्रोलॉजी क्या होता है। देखिए डेंड्रोलॉजी होता है वुडी प्लांट्स। ठीक है, जो लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं इसका अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। पैलियोलॉजी क्या होता है, जो एंटीक आपका या प्राचीन काल का इतिहास होता है उसकी अध्ययन को पैलियोलॉजी बोला जाता है, या आपका स्टडी ऑफ एंशियंट पास्ट। इसके अलावा बात करें एथनोबॉटनी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए नई ब्रांच है साइंस की। एथनोबॉटनी में क्या होता है, आपने देखा होगा जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगल में कई तरह की जो मेडिसिन होती हैं या कई तरह की जो जड़ी बूटियां होती हैं उसका यूज डे टू डे लाइफ में करते हैं, रेगुलर लाइफ में करते हैं। तो जब वैज्ञानिक लोकल कम्युनिटीज की हेल्प से या वहां के स्थानीय लोगों की हेल्प से किसी क्षेत्र के प्लांट का स्टडी करते हैं या किसी क्षेत्र की वनस्पतियों की स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है एथनोबॉटनी। यानी एक तरह से वनस्पतियों और वहां के लोकल लोगों की मदद से उसकी स्टडी करना, ये एथनोबॉटनी कहलाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में जोड़ी गई। कौन से भाग में है संविधान के लिए, भाग 4 का या भाग 4A इसमें जोड़ा गया, और कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, अनुच्छेद 51A के तहत ड्यूटी रखी गई। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में एक नई फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई जो शिक्षा से संबंधित है। अब वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर यह जोड़ी गई थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। बात करें तारापुर समिति की, तारापुर समिति 1998 में बनाई गई एक समिति है जो इकोनॉमी से संबंधित थी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इससे ये संबंधित थी। बलवंत राय मेहता कमेटी सब जानते हैं, 1957 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित एक कमेटी थी। राधाकृष्णन समिति 1948 में बनाई गई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर एक रिपोर्ट इन्हें तैयार करनी थी, या जो विश्वविद्यालय की शिक्षा होती है उस पर इन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो ये कुछ समिति सारा हमने देख लिया। आगे चलते हैं। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। और देखिए जो मैंने आपको बताया था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और उस पर जो अंतिम कील ठोकता है वो ठोकता है 1739 में नादिर शाह। नादिर शाह सेंट्रल एशिया से भारत में आता है और एक तरह से पूरे मुगल साम्राज्य को नेस्त नाबूद कर देता है। उसके बाद सिर्फ नाम के ही वो शासक भारत में रह जाते हैं। तो उसके बाद जो अलग अलग प्रांतों के इनके गवर्नर होते हैं वो अपना अपना या अपने आप को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। 3 राज्य उसमें निकल के आते हैं। एक आता है बंगाल जहां पर अलीवर्दी खान होते हैं, दूसरा आता है अवध जहां पर सादत खान होते हैं, और तीसरा आता है हैदराबाद जहां पर निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खान भी उनका नाम था, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देते हैं। तो ये 3 राज्य इंपॉर्टेंट है जो मुगल साम्राज्य के एक तरह से डाउनफॉल के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और ये कहीं ना कहीं जितने पहले थे जो मुगल आर्मी में या मुगल सेना में गवर्नर रहा करते थे, उन्होंने ही अपने आप को बाद में, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप रही नहीं, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो यहां पर आप सिराजुद्दौला याद रखिएगा। सिराजुद्दौला वही है जो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के हाथों किसमें हारता है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, इसमें ये हार जाता है क्योंकि इसको मीर जाफर जो है ये धोखा दे देता है। ठीक है, विदाउट एक्चुअल फाइटिंग इसमें कोई लड़ाई होती ही नहीं है, वैसे ही ये हार जाते हैं।
और इसके बाद जो अगली लड़ाई होती है वो होती है 1764 में। वहां पर फिर पूरा ही एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में नींव पड़ जाती है, जिसको बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है या बक्सर का युद्ध बोला जाता है। आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज, एक प्रश्न इससे बहुत और बनता है इंपॉर्टेंट। एक बहुत घटना है फेमस, ब्लैक होल ट्रेजिडी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजिडी। तो ये आपका जो सिराजुद्दौला है इनसे ही संबंधित है। 20 जून 1756 को, ठीक है, फोर्ट विलियम में एक छोटी सी सेल में लगभग 120 मोस्टली ब्रिटिश लोगों को बंद कर दिया जाता है, जिससे वहां पर सफोकेशन के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है। तो ये सिराजुद्दौला के टाइम में ही हुई थी। ये प्रश्न भी पूछता रहता है कि कौन सा नवाब ब्लैक होल ट्रेजेडी से संबंधित है या एसोसिएटेड है। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तो तूती ए हिंद, तूती ए हिंद बोला जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, कासगंज के पटियाली गांव में। ठीक है, पटियाली विलेज है कासगंज में, वहां पर इनका जन्म हुआ है सन 1253 में। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के या दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और जो बहुत फेमस एक सूफी संत रहे हैं निजामुद्दीन औलिया, उनके ये बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको किनसे जोड़ा जाता है? इनको ज्यादातर जोड़ा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और इन्होंने बहुत सारा, देखिए, जो कव्वाली म्यूजिक है भारत में वो इन्होंने प्रमोट किया। और जो हिंदी खड़ी बोली है आज की डेट में, इसको पहले हिंदवी, ठीक है, हिंदवी भाषा में भी कविताएं ये लिखा करते थे। ठीक है, बहुत फेमस पोएट तो थे ही। ये भी इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हमसे लगातार मैचिंग में पूछता रहता है, वो मैं आपको बता देता। तो पहली है खजाइन उल फुतूह, इसको तारीख ए अलाई भी बोला जाता है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो अलग अलग राज्यों पर उसने चढ़ाई की थी उसका जिक्र है। तुगलकनामा, इसमें गयासुद्दीन तुगलक की हिस्ट्री है। खामशाह, इसमें इसके 5 अलग अलग जो कार्य थे, वर्क थे, उसका जिक्र किया गया है। मिफ्ताह उल फुतूह, इसमें भी जलालुद्दीन खिलजी, जिसको मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य हासिल किया था, जलालुद्दीन खिलजी के जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है वो इसमें दिखाए गए हैं। आशिका एंड खिज्र खान, इसमें लव स्टोरी ऑफ देवल रानी के बारे में बताया गया है। तो आशिका लगातार पूछता रहता है। बात करते हैं तानसेन की। तो तानसेन के बारे में आपको पता है, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे जी था। अकबर के टाइम में ये काफी फेमस या उनके 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन को मियाँ की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, मियाँ तानसेन इनको बोला जाता था। तानसेन का मकबरा कहां पर है? ये ग्वालियर में इनका मकबरा है। एक बार ये पूछ लिया था कि अकबर के राज्य में आने से पहले जो तानसेन जी हैं वो किसके पेट्रोनेज या किसके संरक्षण में कार्य करते थे? तो रीवा के राजा थे, मध्य प्रदेश में रीवा है, वहां के राजा रामचंद्र सिंह, उनको इनका संरक्षण प्राप्त था। और कौन सी शैली में बहुत फेमस थे? ये ध्रुपद गायक थे, बहुत फेमस ध्रुपद। ठीक है, और इनके जो गुरु हैं वो किसको माना जाता है? स्वामी हरिदास जी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हरिदास जयंती भी मनाई जाती है। तो ये कुछ इससे संबंधित फैक्ट हो गए। इब्न बतूता एक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत में आने वाला विदेशी पर्यटक था। और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है रहला। ठीक है, ये रहला या इसको रिहला भी लिखा जाता है, RIHLA। इसमें इन्होंने भारत में अपने टाइम के बारे में बताया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। एक बार ये पूछ लिया था कौन से देश से आए थे? तो ये अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत में आए हैं। जियाउद्दीन बर्नी, ये भी बहुत फेमस हिस्टोरियन रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं मध्यकालीन भारत के। और किसके शासनकाल में थे? ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। 2 इनकी जो रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फतवा ए जहानदारी, जिसमें जो जुडिशियल एडवाइस है यानी न्यायिक प्रक्रिया के मामले में अफेयर्स में एडवाइस दी गई है। एक है तारीख ए फिरोज शाही, जो हिस्ट्री ऑफ तुगलक है, तुगलक वंश की हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इसकी रचनाएं हैं। तो ये पूरे संबंधित इससे फैक्ट्स हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? तो यहां पर देखिए लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेबर आप देखेंगे कहीं भी आपको आसानी से मिल जाती है, ऑप्शन ए। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? तो आपको पता होगा तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का तो शेयर बहुत ज्यादा कुछ देखिए लगातार घटता ही जा रहा है। अब जब से 1991 में LPG रिफॉर्म्स आपके आए थे,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब से जब भारत सरकार ने अपनी इकोनॉमी बाहर के देशों के लिए खोली है, तब से लगातार हमारा सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। बीपीओ वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, जो हम टैक्स सपोर्ट देते हैं बाहर की कंपनियों को, वो इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है। इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, कुछ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज भारत से निकले हैं। आगे देखते हैं। प्राइमरी क्षेत्र देखिए, हाँ बता देता हूँ, ये भी पूछ लेता। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, जो भी सीधे एग्रीकल्चर होता है आपका, जो सीधे फार्म फील्ड या एग्रीकल्चर वगैरह होता है, जिसका हम सीधे यूज करते हैं, वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जब आप रॉ मटेरियल का यूज करके उसको फिनिश्ड गुड में या अंतिम उत्पाद में बदलते हो, वो आता है आपका द्वितीयक में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तृतीयक मैंने आपको बता दिया सर्विस सेक्टर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा यानी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 को बोला जाता है इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उनका यह मानना था कि अगर संविधान में कुछ ऐसा प्रोविजन हो ही ना जिससे अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा पाए, तो उसमें उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। अनुच्छेद 32 में आपको पता होगा 5 तरीके की रिट्स की बात की जाती है। कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, अब हिंदी में देखिए, मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है। हेबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोररी और मैंडामस। ये 5 रिट्स इसमें दी जाती हैं। आपके अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे जाकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके एक तरह से संवैधानिक अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए ये है, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको ये बोला है। बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे प्राचीन भारत में एक लॉ बुक थी मनु स्मृति, उसी तरह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु माना जाता है, क्योंकि संवैधानिक जो हमारा संविधान बना था, माफ कीजिए, संविधान बना था, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, जिसने इस पूरे संविधान को हमारा अंतिम रूप दिया है। उसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चेयरपर्सन थे। भारत या स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर या कानून मंत्री भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर रहे हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 कल ही यूपीएससी में इससे प्रश्न बना है कि जो निजता का अधिकार होता है, राइट टू प्राइवेसी होता है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? वो इसी अनुच्छेद में है। इसको क्या बोला जाता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यही है। इसी के अंतर्गत मैंने एक क्वेश्चन और कवर कराया था, जो आपका विदेश यात्रा का अधिकार है। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। आगे चलते हैं। सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है, कौन सी? उसमें तो लोकतांत्रिक में यानी डेमोक्रेटिक में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। इवन जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी जो लोकल बॉडीज हैं उनको सशक्त बनाना। तो डी आपका यहाँ पर सही होगा। लघु पाषाण क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब छोटे, लिथ मतलब स्टोन। तो ये पत्थर के औजार होते थे, जो आपका मीजोलिथिक एज है। ठीक है, मध्य पाषाण काल हुआ करता था, उसमें जो मानव था वो इन पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। वो इनको खाली भी उपयोग करता था, या फिर लकड़ी के एक एंड पर, यानी जैसे आप कुल्हाड़ी बनाते हैं तो लकड़ी के एक एंड पर इन पत्थरों को पॉलिश करके वो जोड़ता था और फिर उस औजार का इस्तेमाल किया करता था। तो ये पत्थर के औजार थे। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो भारतीय राज्य बिहार में ये शुरू हुआ था। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह इसको भारत में माना जाता है। राजकुमार शुक्ला जी ने बिहार के किसानों की समस्याओं के बारे में महात्मा गांधी जी को बताया था। वहां पर एक प्रथा चलती थी, तीन कठिया सिस्टम, जिसमें यह कहा जाता था, पहले देखिए भूमि को कट्ठा में नापते थे, तो 3 कठिया मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि जो बिहार उस समय था वो बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत आता था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, और बिहार की जो क्लाइमेट थी वो इस तरीके की थी कि वहां पर नील बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादित होता था। और ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी। ब्रिटेन को कपड़ों को रंगने के लिए, डाई बनाने के लिए नील की जरूरत पड़ती थी, जिसको भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो अगर यहां पर नील नहीं होता तो वहां पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठप पड़ जाता था, क्योंकि तब तक सिंथेटिक डाई की खोज नहीं हुई थी, यानी आर्टिफिशियल या कृत्रिम डाई की खोज नहीं हुई थी। तो मुख्य रूप से फसलों के थ्रू ही इसको बनाया जाता था। तो महात्मा गांधी जी इसमें गए थे, यहां पर लगातार उन्होंने आंदोलन किया। तो ये 1917 में हुआ था।
ठीक है, माफ कीजिए, ईयर शुरू में बताना चाहिए था, मैं भूल गया। 1917 में ये हुआ था और यहाँ पर इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि जितना भी पैसा इलीगली आपने इनसे एक्सट्रैक्ट किया है उसको आप वापस कीजिए। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए केवल ब्रिटिश सरकार ने या प्लांटर्स ने केवल 25% मनी ही उन्हें वापस किया था, और कहा जाता है कि मात्र 10 साल के अंतर्गत ज्यादातर सभी किसान उस एरिया को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपरेसिव ये पॉलिसी थी। और एक कारण ये भी था कि सिंथेटिक डाई, जो आपकी आर्टिफिशियल डाई है, उसका इन्वेंशन भी धीरे धीरे तब तक हो गया था, तो मेन वही यूज की जाने लगी थी कपड़ों को रंगने में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इससे संबंधित फैक्ट से गांधी जी का भारत में पहला ये आंदोलन था, ये याद रखिएगा। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो ये सन है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो मार्स आपका 4th नंबर पर है, और ये इनर प्लैनेट कहा जाता है। इनर प्लैनेट होते हैं मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसको अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोला जाता है। तो ये चौथा है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? तो जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट या अंडाकार ऑर्बिट में ये चक्कर लगाते हैं, आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, अंडाकार ऑर्बिट होती है। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? तो इसमें मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? रेटिना पर आपका इमेज फॉर्म होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसको एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आंख की पुतली को नियंत्रित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर वैसे कॉर्निया यहां पर ज्यादा सही आंसर इसका आयरिस होना चाहिए। आयरिस वैसे कॉर्निया के ठीक पीछे स्थित होता है, और यही वो मस्कुलर डायाफ्राम होता है या पेशी डायाफ्राम होता है, जो आंख की पुतली, जिसको इंग्लिश में प्यूपिल बोला जाता है, इसको नियंत्रित करता है। तो आयरिस इसका ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, कॉर्निया मत लगाइएगा आप, आयरिस ही आप पढ़िए, आयरिस ज्यादा सही आंसर है। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो किस प्रकार के दर्पण? जो समतल दर्पण होते हैं हमेशा खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं। और एक बार पूछ लिया था कि अगर आपको अपनी पूरी छवि शीशे में देखनी हो तो लगभग दर्पण की जो ऊंचाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की h/2 यानी हाफ होनी चाहिए। किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है? तो किसके कारण बड़ा दिखता है? प्रकाश का अपवर्तन, इसके कारण यह बड़ा दिखता है। जो मृग तृष्णा है, जिसको मिराज बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके कारण होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण ये मृग तृष्णा या मिराज बनते हैं। MP3 प्रारूप क्या है? तो MP3 आपको पता होगा, ऑडियो फाइल्स होती हैं, तो ऑडियो प्रारूप है। बिना बुझे हुए चूने ठोस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। इसके अलावा एक बार मैंने आपको और बताया था, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों बहुत पूछता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? आपका वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये होता है वॉशिंग सोडा। ये दोनों आप याद रखिए। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आप इसके लिए उपयोग करेंगे Ctrl+K। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन है? Ctrl+C पर प्लस Ctrl+V। Ctrl+Z से आप क्या करते हैं? अंडू। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप इसको अंडू कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी आप दबाएंगे? तो उसके लिए F2 आप दबाएंगे। F1 से लेकर F12 तक आपकी क्या होती है? फंक्शन कीज होती हैं। XLSX एक्सटेंशन किसके लिए है? तो ये आपका MS एक्सेल की जो फाइल होती है वो इसी नाम से सेव होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहा जाता है, एक्सेल में बनाई गई फाइल को आप क्या कहते हैं? वर्कशीट। इसको
वर्कबुक कहा जाता है, मैंने वर्कशीट बोल दिया। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये होता है, फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट है, तो लिब्रे ऑफिस में क्या है आपका, कैल्सी, ऑप्शन। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं, तो किसमें, BIOS में, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में, ऑप्शन बी। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे CPU द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं, तो किसमें, आपका मेमोरी में, ऑप्शन ए। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है, तो किसमें मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। निम्नलिखित में से क्या CPU का एक भाग नहीं है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो इसमें क्या इसका भाग नहीं है, इनपुट यूनिट CPU का कोई भाग नहीं होता। ALU मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। एनियाक, एडवाक आदि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है, तो देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है। एनियाक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को या किस श्रेणी को पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पैरेलल जो पोर्ट होता है इसको प्रिंटर पोर्ट भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है, तो इसमें से कौन सा इनपुट यंत्र है, जो जॉयस्टिक है जिसका आप गेम वगैरह खेलने में यूज करते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है, क्या कहा जाता है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है। बात करें अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है और 2005 से इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के एफर्ट्स के द्वारा की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वैसे तो इसको पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की है, लेकिन एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1920 में की गई है। 2020 में इसको 100 साल भी पूरे हुए हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर कह चुका हूं, पहले इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेकिन जो एक्ट आया है जिसने इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है वो 1920 में आया था। ये कुछ और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पर फटाफट मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये यहाँ पर स्थित है झांसी में। इसके अलावा बात करें बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में स्थित है। और देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये रहा वाराणसी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। इसके अलावा रायबरेली में आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर मैप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने बहुत सारे मैप्स आज ऐड किए हैं, जैसे जैसे यूज होगा मैं आपको आगे की वीडियोस में दिखाता रहूंगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक और शहर है जिसको सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज बोला जाता है, वो शहर है जौनपुर। निम्नलिखित में से जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती में। हाईएस्ट कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। अगर आपसे देखिए ये पूछे कि, जो प्रश्न रिपीटेड है मैं बता देता हूं, प्रश्न ये आया था कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में जो साक्षरता दर है वो महिलाओं में सबसे कम है, तो महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश के रामपुर, ठीक है। रामपुर में मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट है। टोटल अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है, तो वो है आपकी 67.7%, ठीक है।
माफ कीजिए, 1 मिनट। और जो पुरुष साक्षरता दर है इसमें वो है 77.3% और महिला साक्षरता दर है 57.2%। अगर एजुकेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया में यूपी का 29वां स्थान आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो उत्तर प्रदेश देखिए बड़ा राज्य है और एक कृषि प्रधान राज्य है, तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसमें जो आपके 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तें आती हैं, उसमें कौन सा स्थान मिला हुआ है? 2019 का जो डेटा था, आंकड़ा आया था, उसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला था। तो ये शायद पुराना प्रश्न होगा, उस समय का बना हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो 2 रही हैं। सबसे पहली वो भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी, और दूसरी कौन बनी थी? माननीय या बहन कुमारी मायावती जी। तो 2 आपके टोटल इसमें अभी तक महिला मुख्यमंत्री रही। सुचेता कृपलानी जी याद रखिएगा, वो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये पुरुषोत्तम दास टंडन सर। जो उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा बनी थी उसके जो स्पीकर थे या अध्यक्ष थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी ही थे, इसलिए थोड़ा सा फेमस है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए बात हो रही है एससी की, तो एससी जो मैक्सिमम आपको मिलेंगे 2011 की गणना के अनुसार वो मिलेंगे कौशाम्बी में। मिनिमम कहां पर है? मिनिमम है बागपत में। बात करें अगर एसटी की मैक्सिमम पॉपुलेशन सबको पता ही होगा, मिलती है हमें सोनभद्र में। और मिनिमम जो एसटी मिलते हैं आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अनुसूचित जनजातियां, वो भी बागपत में ही मिलती हैं। तो याद करना आपके लिए आसान है, एससी और एसटी दोनों ही मिनिमम है बागपत में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो इसमें से देखिए कौन सा गलत मैचिंग है? तो जो राम प्रसाद बिस्मिल सर हैं इनका जन्म देखिए प्रयागराज में नहीं हुआ, ये कहां पर हुआ है? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में। और इनके बारे में कई सारे बहुत सारे फेमस चीजें हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये जुड़े हुए थे। जो काकोरी कांड हुआ था अगस्त 1925 में, जिसमें ट्रेन को लूट लिया गया था, उसमें इनको फांसी की सजा उसी दौरान सुनाई गई थी। और इनको फांसी कहां पर दी गई थी एक बार ये पूछ लिया था। इनको फांसी की सजा गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे इसमें मैचिंग सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल नृत्य है कथक, और नवाब वाजिद अली शाह ने इसको काफी ज्यादा पॉपुलर प्रदेश में बनाया, जो लखनऊ के एक नवाब रहे हैं। तो इसमें कौन नहीं है? देखिए जो पंडित किशन महाराज जी हैं ये एक तबला वादक है। ठीक है, बाकी सारे जितने हैं ये इसमें सभी बनारस घराने के कथक डांसर्स हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के इलाकों को क्या कहा जाता था? तो हमने अभी हिंदी में देखा था, शूरसेन इनको कहा जाता था। ये यहाँ की शूरसेन जो था ये महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं सारे महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक बार फटाफट उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ये सारे उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं। यहां पर देखिए जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं यह है शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। टोटल भारत में या उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे, जिसकी जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है, और एक जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो टोटल उन 16 में जहां महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये बागपत मेरठ वाले क्षेत्र में था। पांचाल महाजनपद, इसकी राजधानी अहिछत्र थी। इसकी बल्कि 2 राजधानी थी, तो जो नॉर्दर्न वाला एरिया था इसकी अहिछत्र थी, जो साउथ वाला एरिया था इसकी थी कामपिल्य, जो वर्तमान में फर्रुखाबाद में स्थित है। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी थी आपकी श्रावस्ती, इसकी एक और राजधानी थी आपकी साकेत, जिसको अयोध्या के नाम से अब आप लोग जानते हैं। मल्ल महाजनपद,
इसकी राजधानी थी कुशीनगर, इसकी एक और राजधानी थी पावापुरी। ठीक है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, यहीं पर रामभर स्तूप भी है। ठीक है, पावापुरी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी को या उनकी मृत्यु यहां पर हुई थी, तो इसलिए ये फेमस है। इसके अलावा चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती, ये आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। वत्स महाजनपद इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और वत्स महाजनपद में एक बहुत फेमस राजा रहे कौन, उदयन। ठीक है, उदयन वासव दत्ता की कथा, वासव दत्ता जो थी वो उनकी या प्रेमी प्रेमिका थे दोनों की, जो उज्जैन की वो प्रिंसेस थी, ठीक है, या राजकुमारी थी। किंग प्रत्योद उस समय थे उज्जैन में। तो ये भाष्य ने लिखी है, उदयन वासव दत्ता की कथा भाष्य के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा काशी महाजनपद था जिसकी राजधानी आपको कहां मिलेगी, बनारस में मिलेगी। तो ये टोटल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहां पर शुगर मिल्स काफी हैं और गन्ने का उत्पादन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो उत्तर प्रदेश देखिए फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूलों के उत्पादन की बात करें तो इसमें तमिलनाडु की रैंक 1 है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कहां पर है, ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा जो आपकी सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, लगभग 79% जो हमारे यहाँ सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में इससे ही होती है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सबको पता है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर मैंने आपको बताया है 3 बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं गोमती नदी के तट पर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। गोमती नदी कहां से निकलती है, फुलहर झील या जिसको गोमत लेक या गोमत झील भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है, एक मैदानी नदी है, यहां से ये निकलती है। सरयू के किनारे कौन सा शहर है, अयोध्या। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो आपकी रेल कोचेस होते हैं ये रायबरेली में स्थित है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहां पर है, मंडुआ डी, बनारस में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है, तो पेपर टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर, मैंने आपको बताया था सहारनपुर मुजफ्फरनगर वगैरह में पेपर मिल्स आपको काफी मिलेंगी। ठीक है, शाकंबरी देवी पेपर मिल है, इसके अलावा और भी पेपर मिल काफी यहाँ पर है, तो जो इसीलिए यहाँ पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित किया गया। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ पर हिंडाल्को है। ठीक है, हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। इसके अलावा ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है। मेरठ स्पोर्ट्स गुड या खेल के सामान के लिए फेमस है, अलीगढ़ के ताले फेमस है। तो 97 में सी ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा में, बुलंदशहर में यह पड़ता है। बात करें अगर देखिए भारत की, तो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट कहां पर है, तारापुर। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना की गई है। यह इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तमिलनाडु स्थित कुडानकुलम। वर्तमान में यह भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक प्रश्न देखिए दूसरा बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा, भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर, लेकिन भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर कौन सा है, उसका नाम है अप्सरा। ये आपका 1957 में बनकर तैयार हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया था बॉम्बे में, उस समय ट्रॉम्बे इसको बोला जाता था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा, और ये इंडिया ही नहीं एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। तो उस समय होमी जहांगीर भाभा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा इंडिया में चलाया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा था। तो ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है कहां पर, गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये फैजाबाद में स्थित है। एक और मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर का जो मकबरा या मौसोलियम है उत्तर प्रदेश में कहां पर है, सिकंदरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक थोड़ा सा और प्रश्न इससे बन जाता है कि किन 2 मुगल शासकों का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर की डेथ हुई थी कश्मीर में, उनका जो मकबरा है वो है लाहौर में।
ठीक है, जहांगीर का। और इसके अलावा बाबर का जो मकबरा है वो है काबुल, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, इन दोनों का मकबरा भारत में नहीं है। बाकी यही पूरा सेशन था। आई होप आप, मैंने कुछ मैप्स आज लगाए, और भी आगे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। मैं लगातार इसको और इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों की तैयारी काफी अच्छे से हो पाए। केवल हम क्वेश्चन ही नहीं, आसपास के जितने फैक्ट्स हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो भी आपका पूरा कवर हो जाए। अगर सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।